Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. I hope you have read the chapter up to page number 11 and you have understood all topics and notes are prepared regularly by you. And today I am going to start the reading of political symbols. That means these political symbols are used during the French Revolution by the revolutionary people to convey the message of liberty, equality and democratic rights to all its citizens. रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स मीन्स बेटा राजनीतिक चिन्हों को पढ़ना. मेजॉरिटी ऑफ मैन वीमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड एंड राइट. ये पॉलिटिकल सिंबल्स इसलिए यूज किए गए बेटा क्योंकि 18th सेंचुरी की जो पॉपुलेशन थी वो इलिटरेट थी, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था. सो इमेज एंड सिंबल्स वर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इम्पोर्टेंट आइडियाज़. इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए लगातार जो है बेटा इमेजेज और सिंबल्स को यूज किया गया, तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया और किसका जो चिन्ह हैं उनका इस्तेमाल किया गया, ना कि जो है वर्ड्स वाली बुक्स का. क्योंकि सबको पता था कि पढ़ना लिखना तो इतने लोगों को आता नहीं था, तो इन सिंबल्स की हेल्प से इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को स्प्रेड करने में हेल्प मिली. ये सिंबल्स बेटा पेंट किए गए थे ले बार्बियर के थ्रू ताकि वो अपना मैसेज कन्वे कर सके पब्लिक तक. डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स को उसको समझा सके, यानी उनके अधिकारों की घोषणा को वो समझा सके कि उनके पास अब कौन कौन से पॉलिटिकल राइट्स हैं. लेट अस ट्राई टू रीड दीज सिंबल्स. आइए हम भी इन सिंबल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट सिंबल है बेटा द ब्रोकन चेन. ब्रोकन चेन में बेटा आप देखिए कि जो भी स्लेव्स होते थे, एक इमेजिनेशन कीजिए या फिर आपने कभी मूवी में देखा हो या किसी और डॉक्यूमेंट्री में देखा हो कि स्लेव्स में जो पहले स्लेव्स होते थे उन्हें जो है चेन्स में जकड़ कर रखा जाता था, यानी जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था. और इस ब्रोकन चेन का मतलब अब क्या हो जाएगा, द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. ऑब्वियस है कि जब चेन टूट गई तो कोई आज़ाद हो गया, तो इट मीन्स ये उनके आज़ाद होने की प्रोसेस को दिखाता है. सेकंड जो आपका है द बंडल ऑफ रोड्स और फेसेज. इसमें बेटा ये शो किया गया है कि अगर किसी देश के सिटीजन मिलजुल कर रहते हैं तो उनको हमेशा फ़ायदा होता है, और अगर वो झगड़ते हैं या अकेले रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते, कंट्रीब्यूशन नहीं करते या टीम वर्क की तरह काम नहीं करते, तो उस देश का विनाश हो जाता है. तो ये जो रोड्स है इसमें ये शो किया गया कि वन रोड कैन बी ईजिली ब्रोकन. एक लकड़ी को तो कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, बट नॉट एन एंटायर बंडल. लेकिन बंडल को, पूरे बंडल को तोड़ना आसान नहीं है. तो इट मीन्स स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी. अब यहाँ पे देखा होगा आपने कि यूनिटी में ही ताकत है, यानी एकता में ही शक्ति है. थर्ड जो है बेटा एक ट्राइंगल शो की गई है जिसमें एक आई को दिखाया गया है, और ये आई जो है लाइट रेडिएटिंग कर रही है, मतलब इसकी इस आँख से जो है रोशनी बाहर निकल रही है. द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज. ये चारों तरफ देखने वाली, सभी तरफ देखने वाली जो आँख है, ये रोशनी है, ये ज्ञान का प्रतीक है बेटा. सिंबॉलिक मीनिंग है नॉलेज का. जैसे सनरेज की वजह से जो है डार्कनेस ऑफ नाइट दूर हो जाती है, यानी सूरज की रोशनी से रात का अंधेरा दूर भाग जाता है. रात का अंधेरा मतलब सुबह के टाइम जो अंधेरा होता है, जैसे जैसे सनरेज ज़्यादा बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे दिन होता चला जाता है. ठीक वैसे ही जैसे जैसे ज्ञान का प्रसार होता है, नॉलेज स्प्रेड होती है, वैसे वैसे लोगों की इग्नोरेंस जो है दूर होने लगती है. जब तक उन्हें किसी चीज़ का पता नहीं होता तब तक वो जो है हम कहेंगे कि इसको अंधविश्वासी रूप से मानते चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें नॉलेज मिलती है तो वो के खिलाफ आवाज उठाने लग जाते हैं, यानी अपने राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं. नेक्स्ट है बेटा स्कैप्चर. ये स्कैप्चर बेटा हिंदी में इसको कहते हैं राजदंड. सिंबल ऑफ रॉयल पावर. ये शाही शक्ति का प्रतीक है, राजा लोग इसको हाथ में लिया करते थे. और इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारी एक रिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे, स्नेक रिंग. इस रिंग में क्या है बेटा,
कि ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है और ना ही एंडिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये एटर्निटी का सिंबल है बेटा, अमरता का निशानी है, जो कि ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, यानी एक ऐसा साम्राज्य स्थापित होगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पर बेटा फेरिजियन कैप को शो किया गया है। ये फेरिजियन कैप बेटा स्पेशली वो स्लेव्स पहनते थे जो कि आज़ाद हो चुके थे। और इसके बाद टर्न आती है 3 कलर्स की, ब्लू, वाइट, रेड। ये बेटा नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के, जिसको बाद में उनके फ्लैग में भी देखा जा सकता है, ये 3 कलर। नेक्स्ट बेटा द विंग्ड वुमेन है, यानी पंखों वाली एक औरत, जो कि पर्सोनिफिकेशन है लॉ का, यानी कानून की देवी का मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानव रूप देना। तो अब कानून को एक इंसान के रूप में दिखाने के लिए इस औरत को बनाया गया जिसके पंख हैं। और इसके अलावा जो है ये लॉ टैबलेट शो की गई हैं। इस लॉ टैबलेट के अंदर क्या है? लॉज को लिखा गया है जो कि सबके लिए सेम है, यानी फ्रेंच सिटीजन से ईच। आपने देखा था ना बेटा पीछे की 3 स्टेट के पीपल थे, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्टेट, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों का जो है पोजीशन हाई थी, थर्ड स्टेट के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता था और उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे। तो अब जब रेवोल्यूशन हो चुकी है और यहाँ पर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो उसके बाद इन लॉज को इक्वल बनाया गया फॉर द 3 स्टेट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आपको पढ़ाने जा रही हूँ बेटा, वो है आपका फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस ने राजतंत्र को ख़त्म कर दिया, यानी राजा का शासन यहाँ पे ख़त्म हो गया, एंड बिकम्स ए रिपब्लिक, और एक गणतंत्र के देश के रूप में उभर गया, यानी अब यहाँ पर लोगों का शासन स्थापित होगा। रिपब्लिक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि क्या मीनिंग होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। रिपब्लिक जिसका जो हेड होता है नेशन का, वो जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है, या फिर वहाँ पर लोगों की सरकार होती है, लोगों के हिसाब से वो काम करती है। The situation in France continued to be tense during the following years। अब ये देखिए यहाँ पर कि फ्रांस में जो सिचुएशन है फॉलोइंग ईयर्स, आने वाले सालों तक बहुत ही टेंस बनी रही यहाँ पर प्रॉब्लम, यानी कि अभी राजा भी है और रेवोल्यूशन भी हो रही थी साथ साथ, तो वो सिचुएशन बहुत ही चिंताजनक थी। Although लुईस 16 had signed the constitution, हालांकि लुईस 16 ने संविधान के ऊपर साइन कर दिए थे। He entered into secret negotiations with the king of Prussia। इसके बावजूद भी उसने जो प्रशिया के राजा के साथ गुप्त तरीके से बातचीत करनी शुरू कर दी थी, यानी हेल्प लेने के लिए जो है अपने मैसेंजर छोड़ दिए थे कि प्रशिया के राजा से मदद लेकर आओ और मुझे इन रेवोल्यूशनरी पीपल से जो है फ्री करवाओ। Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France। अब आपको ये बता दूं मैं कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो इसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर बना हुआ है कि अगर फ्रांस में इस टाइप से रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होती रही तो कल को उनके देश में भी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स। और उन्होंने योजना बनाई कि वो फ्रांस में होने वाली इन घटनाओं को ब्रेक लगाएंगे और इसके लिए वो अपनी आर्मी भी इसको हेल्प के लिए देंगे, जो कि किस टाइम की घटना है? समर ऑफ 1789 की। बिफोर दिस कुड हैपन, इससे पहले कि वो उसकी मदद करते, किसकी? लुईस 16 की। द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। नेशनल असेंबली जो बनाई गई थी टेनिस कोर्ट में, उस नेशनल असेंबली ने क्या किया? अप्रैल 1792 में ये डिक्लेयर कर दिया कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ा जाएगा। Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army। हजारों की संख्या में बेटा वॉलंटियर कौन होते हैं बेटा? जो अपनी मर्जी से कोई भी काम करना पसंद करते हैं और वो युद्ध में जो है आर्मी में शामिल होने के लिए जो है युद्ध लड़ने के लिए ईगरली वेटेड थे, यानी बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि कोई देश की आर्मी जो है प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ने जा रही है, तो वो भी उसमें शामिल हो गए एज ए सोल्जर। दे सो दिस एज ए वॉर ऑफ पीपल। इस युद्ध को उन्होंने एक ऐसे युद्ध के रूप में देखा जिसमें लोग जो है राजा को ख़त्म करने वाले हैं।
एंड अरिस्टोक्रेसीज, और उन लोगों को, उस अरिस्टोक्रेसी क्लास को भी ख़त्म करने वाले हैं जो कि पूरे यूरोप में अपना डोमिनेटिंग नेचर की वजह से बदनाम हो चुकी हैं। यानी आप सबको पता तो है कि रिच पीपल और जो राजा लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं या फिर ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं पब्लिक को। तो अब ये इस युद्ध को क्या किस रूप में देख रहे हैं कि पूरे यूरोप के राजतंत्र और जो रिच पीपल हैं उनको हमें ख़त्म करना है, इसलिए हम इस युद्ध में शामिल होंगे। अमंग द पेट्रोटिक सॉन्ग्स दे सैंग वाज द मर्सिलीज, उन्होंने कई देशभक्ति से युक्त गीत गाए, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस था मर्सिलीज था। ये बेटा नेशनल एंथम बना बाद में जाकर। ये मर्सिलीज जो सॉन्ग है बेटा, इसको कंपोज किया था रोजेट द आइल। रोजेट द आइल का बेटा आप अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाई वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सेल्स, क्योंकि ये पहली बार मर्सेल शहर के अंदर गाया गया था फ्रांस में, और जब वो पेरिस की गलियों में जा रहे थे, मार्च कर रहे थे। एंड सो गोट इट्स नेम, और इसी वजह से मर्सेल शहर की मतलब मर्सेल शहर में बना हुआ ये जो राष्ट्र गीत था, इस गीत को आगे चलकर जो है नेशनल एंथम के रूप में इन्होंने फ्रांस ने एडोप्ट कर लिया था। हालांकि ये उस टाइम पर बनाया गया था जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही थी, यानी दूसरे देशों के खिलाफ युद्ध करने की घोषणा कर दी गई थी। द रेवोल्यूशनरी वाज ब्रोट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज टू द पीपल, ये रेवोल्यूशनरी युद्धों की वजह से क्या होने लगा था, ज़्यादा नुकसान हो रहा था, आर्थिक तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ रही थी लोगों की। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, जब आदमी लोग मोर्चा संभाले हुए थे युद्ध करने के लिए। वीमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग और लिविंग और लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली, तो औरतों को घर पर रहकर जो है कौन सी समस्याओं का और कौन सी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें घर के लिए पैसा भी कमाना था और साथ ही साथ अपने परिवार की देखभाल भी करनी थी। Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further. ज़्यादातर जनसंख्या का मानना ये था कि ये जो क्रांति है ये लंबे समय तक आगे बढ़ाई जानी चाहिए। As the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था फ्रांस में, उसकी वजह से सिर्फ अमीर लोगों को ही पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे, जो कि गलत था, और वो चाहते थे कि ये जो राइट्स हैं ये सबको मिले। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर द people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action. Political clubs बनाए गए जो कि एक इम्पोर्टेंट प्लेस थे जहाँ पर लोग अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन करते थे और प्लान बनाते थे आगे किए जाने वाले काम का। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ जैकोबिन्स, और सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल क्लब फेमस था वो था जैकोबिन्स। जैकोबिन क्लब जो था बेटा, ये एक जो है पुराने सेंट थे वहाँ पर जैकोब पेरिस शहर में, उनके नाम पर बनाया गया था, और इसकी एक्टिविटीज जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। वीमेन हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म्ड देयर ओन क्लब्स, वो औरतें जो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, यानी वो भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भाग लेती थी, उन्होंने अपने क्लब बनाने शुरू कर दिए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड्स। सेक्शन 4 में, इस चैप्टर के सेक्शन 4 में आप पढ़ेंगे कि औरतों ने कौन कौन से काम किए और कौन सी उनकी डिमांड थी। लास्ट पैराग्राफ ऑन दिस पेज इज द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। खास बात यह है कि बेटा कि जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे बेटा, ये सोसाइटी के बहुत कम रिच पीपल में से मेंबर थे इसके। मतलब कहने का मतलब ये है कि आम आदमी इसका जो है मेंबर बने हुए थे, और उनमें शामिल कौन थे? शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि जैकोबिन क्लब के मेंबर कॉमन पर्सन ही थे जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। देयर लीडर वाज मैक्समिलियन रोबिस्पियर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। जैकोबिन क्लब का मेन लीडर कौन था? मैक्समिलियन रोबिस्पियर।
और अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वोन बाई डॉक वर्कर्स। डॉक वर्कर्स कौन होते हैं बेटा? जो बोट पर या शिप के ऊपर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको डॉक वर्कर्स कहा जाता है। उनकी तरह बहुत सारे जैकोबिन क्लब के मेंबर्स का मानना था कि वो भी क्या पहनेंगे, लंबी लंबी धारियों वाली जो है जो छोटी पैंट पहनेंगे, जिन्हें हम आजकल जो है इसमें आप ये मान सकते हैं ट्राउजर पहनेंगे। और स्ट्रिप्ड ट्राउजर होते थे, यानी आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसमें ये दिखाइए, ये स्ट्रिप्ड हैं और ये ट्राउजर है, यानी पजामा लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है, दिस वाज टू सेट देमसेल्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये इसलिए पहना जाता था ताकि अपने आप को वो अलग दिखा सके। किससे? स्पेशली नोबल्स से अपने आप को अलग दिखाने के लिए, क्योंकि नोबल्स जो है बेटा नी ब्रीचीज पहनते थे, कैप्री टाइप की जो है पैंट वगैरह पहनते थे जो कि कैप्री स्टाइल में होती थी। तो उनसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए ये लोग ऐसे ट्राउजर पहनना पसंद करते थे। नेक्स्ट पेज पर बेटा, It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearer of knee breeches। अब ये इस टाइप के जो ट्राउजर को पहनने का इनका मेन एम क्या था? ये दिखाना कि नी ब्रीचेज वाले लोगों का रूल अब खत्म हो चुका है, उनकी पावर खत्म हो चुकी है, अब जो है कॉमन पर्सन का रूल आ गया है। These Jacobins came to be known as the sans-culottes। ये जैकोबिन क्या कहलाए? सैंस-कुलोटोज कहलाए। लिटरली जिसका मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ जिसका होता है दीज विदाउट नी ब्रीचेज। वो लोग जो नी ब्रीचेज नहीं पहनते, मीन्स वो नोबल्स नहीं हैं, वो रिच नहीं हैं, वो कॉमन पर्सन हैं जो कि आम इंसान का दर्द समझते हैं। सैंस-कुलोटोज मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप। ये बेटा जो है ट्राउजर तो पहनते ही थे, साथ ही साथ एक रेड कैप भी पहनते थे, जो कि किस चीज़ का सिंबॉलिक जो है मीनिंग दिखाते हैं, लिबर्टी का। वीमेन हाउ एवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। हालांकि औरतों को ऐसा करने की परमिशन नहीं थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा हम चलते हैं अब। इन द समर ऑफ 1792 की गर्मियों के मौसम में जैकोबिन क्लब ने प्लान किया, योजना बनाई, एन इंसुरेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पेरिजियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेज ऑफ फूड। अब एक योजना किस चीज़ की बनाई है कि जो वो पारसी लोग वहाँ पर ज़्यादा संख्या में रहते हैं, वो गुस्से में आए हुए थे क्योंकि ब्रेड की सप्लाई बहुत कम आ रही थी और उसके रेट भी बढ़ चुके थे। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि वो विद्रोह करेंगे। इंसुरेक्शन का मीनिंग है यहाँ पर रेवोल्यूशन करना या फिर किसी के अगेंस्ट मूवमेंट लॉन्च करना होता है। नेक्स्ट जो है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 की मॉर्निंग में, 10 अगस्त की सुबह, दे स्टॉर्म टू द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज नामक जो महल था उसके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। मैस्केड द किंग्स गार्ड्स, राजा के जो रक्षक थे, रखवाले थे, उनको मार दिया गया। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और कुछ घंटों के लिए राजा को बंदी बना लिया गया, नजरबंद कर दिया गया एक रूम के अंदर। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और बाद में असेंबली ने पूरी रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया। इलेक्शंस वर हेल्ड, चुनाव करवाए गए। फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 21 ईयर एंड अबोव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गोट द राइट टू वोट। अब से क्या होने लगा कि हर वो पुरुष जिसकी उम्र 21 वर्ष है या इससे ज़्यादा है, चाहे उसके पास पैसा ना भी हो, तो वो उसे वोट देने का अधिकार है। उससे पहले क्या होता था, जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी वही वोट कास्ट कर सकता था और जो ज़्यादा टैक्स पे करता था। अब यहाँ लास्ट पैराग्राफ में दिया गया बेटा, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। ये जो नई चुनी गई असेंबली थी इलेक्शन के बाद जो आई, इसे कन्वेंशन कहा गया। और इस कन्वेंशन ने क्या किया, 21 सितंबर 1792 को इसने मोनार्की को अबोलिश कर दिया, यानी राजतंत्र को ख़त्म कर दिया, यानी राजा का शासन खत्म हो चुका है, ऐसी डिक्लेरेशन उसने कर दी। एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, और फ्रांस को एक गणतांत्रिक देश घोषित कर दिया, यानी अब लोगों का शासन होगा, ऐसा उसने बोला, क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं। एज यू नो अ रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप सबको पता ही है कि रिपब्लिक क्या होता है, एक ऐसी सरकार का रूप वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, जिसमें लोग अपनी सरकार को खुद चुनते हैं, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द नेशन, और जिसमें राजा जो है
देश का मुखिया भी जनता द्वारा चुना जाता है, उसको हम रिपब्लिक कहते हैं। और इसके बाद जो है बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ है दूसरे पेज यानी 16 पेज पर, देर इज नो हेरिडिटेरी मोनार्की, यहाँ पर आनुवंशिक रूप से वंश परंपरा के नाम पर राजा का शासन नहीं होता। यू कैन ट्राई and find out about some other countries that are republics and investigate when and how they become so। आप भी कोशिश कर सकते हैं कुछ और देशों के बारे में ढूंढने के लिए जो कि रिपब्लिक हैं, और ये भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि वो कब और कैसे रिपब्लिक बने यानी गणतांत्रिक देश बने। Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason। लुईस 16 को एक अदालत के द्वारा देशद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर चलाया गया, और 21 जनवरी 1793 को यानी 21 जनवरी 1793 को उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया पब्लिकली, यानी उसको फांसी पर लटका दिया गया सार्वजनिक रूप से। और कौन सी जगह पर किया गया? प्लेस द लॉ कॉनकॉर्ड। इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा इस पूरे पैराग्राफ को बेटा। द क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। जो उसकी रानी थी, ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी मैरी एंटोनेट, उसके साथ भी सेम चीज़ दोहराई गई, मतलब उसे भी मार डाला गया। आई थिंक आपको ये कंटेंट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। अब आप क्या कीजिएगा, इसको रीड कीजिए और इसके साथ साथ नोट्स भी बनाइए, और साथ ही साथ बेटा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, उन सबको लर्न करते चलिए।